हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। आपके 14 नवंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और लगभग 10 15 से 20 दिन आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर ली है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अभी आपके शिक्षा गुरु के डिजिटल मंच पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर रिवीजन क्लासेस शुरू की गई, जिसमें अभी आपके करंट अफेयर की सुबह 7 बजे क्लास हो रही है, रीजनिंग की क्लास आपकी रोज शाम को हो रही है और जल्दी 1-2 सब्जेक्ट की मैराथन क्लास लगाई जाएगी। आपके करंट अफेयर की एक मैराथन क्लास होगी, कंप्यूटर की भी एक मैराथन क्लास लगाई जाएगी। तो आपको और कुछ नहीं करना है, आपके अपने शिक्षा गुरु डिजिटल मंच पर कंटिन्यू रहना है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है, आपको सबको पता है कि चाहे रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर आपका एसएससी के एग्ज़ाम हो, एनालॉजी के प्रश्न आपको 2 से 3 प्रश्न आपको प्रत्येक एग्जाम में मिलेंगे आपको। 2 से 3 प्रश्न ऐसे आपको बिल्कुल मिलेंगे और बिल्कुल ईज़ी प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन वाले प्रश्न हैं या बहुत टाइम लगने वाले प्रश्न हैं। बिल्कुल ईज़ी से प्रश्न है, बस आपको चारों ऑप्शनों को अच्छे से तसल्ली से उन ऑप्शन को पढ़ना है। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद उसमें देखना है कि जो एग्जामिनर है उस प्रश्न में कहना क्या चाह रहा है। मतलब उसमें कौन-सा लॉजिक लग रहा है, कौन-सा पैटर्न फॉलो हो रहा है और आपको क्या करना है। 4 ऑप्शन देंगे, चारों में से आपको एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 3 तो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और एक उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। और आपको क्या करना है, जो ऑप्शन उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा आपको कि 4 शब्द युग्म दिए गए हैं। 4 आपको शब्द युग्म के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार समान हैं। 3 ऑप्शन क्या है, बिल्कुल किसी न किसी प्रकार से समान है और एक असमान है। मतलब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका क्या है, असमान है। मतलब 3 तो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे और एक आपका असमान होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि 3 ऑप्शन है वो कंटिन्यू आपका पैटर्न फॉलो करें। हो सकता है पहला फॉलो नहीं करता हो और बाकी वाले 3 कर रहे हो सकता है दूसरा वाला नहीं कर रहा हो और बाकी वाले कर रहे हो। तो इस प्रकार आपको पहले चारों के चारों ऑप्शन का पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है ना? पहले पैटर्न को समझना है। अब देखो यहाँ पर यहाँ आपको दे दिया है कि शब्द युग्म चयन कीजिए जो असमान है। आपको उस ऑप्शन को चयन करना है जो चारों ऑप्शनों में से भिन्न है। अब देखो यहाँ पर आपको दे रखा है शिक्षक और आगे दे दिया शिक्षा, फिर दिया आपका सैनिक, फिर सुरक्षा, डॉक्टर और उपचार, बावर्ची और रेस्तरां। अब चारों ऑप्शन को आप तसल्ली से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि शिक्षक का कार्य क्या होता है। शिक्षा देना। शिक्षक का कार्य क्या होता है? शिक्षा देना। यहाँ पर किसकी बात कर रही है? पहले ऑप्शन में बात हो रही है कार्य की। किसकी बात हो रही है? उसके कार्य की बात हो रही है कि शिक्षक है वो क्या कार्य करता है? शिक्षक का जो कार्य होता है वो शिक्षा का होता है। शिक्षक का जो कार्य होता है वो शिक्षा देने का होता है। फिर आपके सैनिक और इसमें कार्य की बात करें तो सैनिक का कार्य क्या होता है? सुरक्षा करना। सैनिक का कार्य क्या होता है? सुरक्षा करना। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर और आगे दे दिया आपको उपचार। डॉक्टर का कार्य क्या होता है? उपचार करना। यहाँ पर भी कार्य की बात हो रही है, इसमें भी कार्य की बात हो रही है आपके और इसमें भी आपकी क्या हो रही है? कार्य की बात हो रही है। मतलब 3 ऑप्शन में तो कार्य की बात हो रही है। चौथा ऑप्शन चेक करते हैं। बावर्ची का दे दिया आपको रेस्तरां। बावर्ची का आपको क्या दे दिया? बावर्ची का बोल दिया आपको रेस्तरां। अब रेस्तरां यहाँ क्या होता है? रेस्तरां बोलते हैं रेस्टोरेंट को। किसको? रेस्टोरेंट को। और बावर्ची बोलते हैं रेस्टोरेंट में जो खाना बनाता है। रेस्टोरेंट में जो खाना बनाता है उसे क्या कहते हैं? बावर्ची कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बावर्ची का जो यहाँ बात किसकी हो रही है? कार्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कार्य की बात हो रही है। लेकिन यहाँ बावर्ची का कार्य क्या होता है? बावर्ची का कार्य होता है खाना बनाना। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया अपने को ऑप्शन में? रेस्तरां, रेस्टोरेंट दे दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही शब्द युग्म क्या है, आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए,
दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके दे दिया कोडिंग डिकोडिंग का। किसका है? कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दे दिया है और वो भी कौन-सी? अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग। अल्फाबेट की कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। आप नोट कर लेना इसको इम्पोर्टेंट करके। आपको एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न बिल्कुल 100% देखने को मिलेगा। ठीक है ना? अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है? यहाँ क्या दिया आपको? किसी निश्चित कूट भाषा में यदि एंड का अर्थ है जोड़ना, यहाँ पर क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों में आपको एक क्या देंगे? एक इक्वेशन देंगे। आपको एक ऐसा इक्वेशन देंगे और उसमें कुछ सिंबल होंगे, अल्फाबेट के कुछ सिंबल होंगे और आपको उसको क्या करना है? गणितीय जो सिंबल होते हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, उसमें उसको चेंज करके फिर आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना? यहाँ बोला गया है कि एंड का जो अर्थ है वो क्या है? जोड़ना। एंड का अर्थ क्या है? जोड़ना। हैज का अर्थ क्या है यहाँ पर? गुणा करना। हैज का अर्थ यहाँ पर क्या है? गुणा करना। एट द रेट का अर्थ यहाँ पर क्या है? भाग देना। एट द रेट का अर्थ यहाँ पर क्या है? भाग करना। और प्रतिशत का अर्थ क्या है? आपके घटाना। प्रतिशत का अर्थ क्या है यहाँ पर? घटाना। अब आपको दे दिया कि एंड का अर्थ जो इक्वेशन है यहाँ पर देखो प्रतिशत, एट द रेट, एंड, एट द रेट, हैज, प्रतिशत, फिर आपके एंड, फिर आपका एट द रेट। ये जो सिंबल है, इन सिंबल को क्या करना है? आपको चेंज करना है। सिंबल को क्या करना है? चेंज करना है। कैसे? जहां एड लिखा जहां आपका एंड लिखा होगा वहां पर आपको क्या करना है? प्लस लिखना है। वहां पर आपको क्या साइन चेंज करना है? प्लस। जहां हैज लिखा होगा वहां पर आपको लिखना है गुणा। एट द रेट की जगह भाग और प्रतिशत की जगह क्या लिखना है? यहाँ पर माइनस लिखना है और फिर इसको पूरा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सबसे पहले एक आपको साइड में क्या करना है? साइड में आपको साइड में आपको क्या करना है? मैं यहाँ मिटा देता हूँ। एक साइड में आपको पहले टेबल बनानी है। साइड में आपको क्या करना है? साइड में आपको एक क्या करनी है? टेबल बनानी है और यहाँ पर देखो क्या दे दिया? एंड। एंड का मतलब क्या है? एंड का अर्थ है जोड़ना, ठीक है? फिर आपका दे दिया हैज। हैज का अर्थ क्या है आपका? गुणा करना, ठीक है? फिर आपका दे दिया एट द रेट। एट द रेट का अर्थ क्या है? भाग करना और प्रतिशत का मतलब है आपके माइनस करना। प्रतिशत का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? माइनस हो गया। अब आपको इस इक्वेशन में सबके सब पहले साइन चेंज करना है। साइन चेंज करोगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे ही आप साइन चेंज करोगे जैसे ही आप साइन चेंज करोगे यहाँ क्या दे दिया आपको? 27 प्रतिशत का मतलब यहाँ पर दे दिया माइनस, फिर आपका ब्रैकेट, फिर आपका 48, एट द रेट का मतलब हो गया भाग देना, फिर हो गया 12, फिर आपका दे दिया एंड। एंड का अर्थ यहाँ पर क्या है? प्लस, फिर आपका हो गया 76, एट द रेट का मतलब हो गया भाग देना, फिर हो गया 19, हैज का अर्थ है आपका गुणा, 25 और प्रतिशत का अर्थ हो गया आपका माइनस, फिर 19, फिर एंड का अर्थ आपके हो गया प्लस 96 और एट द रेट का मतलब हो गया भाग देना और फिर आपको इस प्रकार से आपको क्या करना है? साइन चेंज करना। इस प्रकार से आपको क्या करना है? जैसा-जैसा आपको साइन चेंज करने का बोला, उस प्रकार आपको क्या करना है? एक प्रश्न में पहले सबके साइन चेंज करना। साइन चेंज करने के बाद में सबसे पहले आपको काम क्या करना है? बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। यहाँ ध्यान रखना, जब भी ऐसी इक्वेशन हो सबसे पहले आपको बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। क्या करना है? बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। बोर्ड मास के रूल के बाद ही इस प्रश्न को फॉलो करते हुए इस प्रश्न को सॉल्व करना है। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? बोर्ड मास का रूल कहता है कि अगर पहले किसी इक्वेशन में ब्रैकेट दे रखा हो, आपके कोष्टक दे रखा हो, तो पहले उसको सॉल्व करो। फिर अगर ऑफ लिखा हुआ हो कहीं पर, अंग्रेजी में ऑफ लिखा हुआ हो तो पहले उसको सॉल्व करो। उसके बाद में अगर डिवाइड है तो उसके बाद में डिवाइड करो, फिर अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, फिर अगर एडिशन देर का मतलब प्लस का चिन्ह है तो प्लस को सॉल्व करो और उसके बाद में आपको क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है ना? तो बोर्ड मास के रूल को फॉलो करते हुए अपन क्या करेंगे? इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ पर आपको क्या दिया है? यहाँ आप जब सॉल्व करेंगे 27 तो यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस 12 का भाग 48 में गया 4 बार ब्रैकेट, फिर आपका 19 का भाग 76 में गया 4 बार, गुणा का गुणा ब्रैकेट, 25 में से 19 गए कितने बच गए? 6, फिर आगे आपके प्लस का चिन्ह, 8 का भाग 96 में गया 12 बार। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बताना कि ये सर हमको समझ में नहीं आया।
बिल्कुल ईज़ी कॉन्सेप्ट का सवाल है और आपको ऐसे ही सॉल्व करना। अब आपको क्या बोला गया कि अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा देखो 27 और फिर ये क्या हो गया माइनस का 4, ये हो गया आपका प्लस का 4। देखो, यहाँ तक तो ठीक है। सत यहाँ आपने लिखा 27, ये आपका हो गया 27 माइनस का 4 प्लस देखो ये बीच में इनका साइन किसका आ गया गुणा का, तो 6 को 4 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 24, फिर आपका हो गया 12। अब इसको सॉल्व करो देखो 27 माइनस 4 और देखो 24 और 12 जोड़ोगे तो कितना हो गया 36, कितना हो गया 36। 27 में से 4 को माइनस करोगे, 27 में से 4 को माइनस किया तो हो गया 23 और फिर आपका हो गया 36, इसको जोड़ा तो हो गया आपका क्या 59। 59 जिस ऑप्शन में है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बताना और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अगली अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपको सीटिंग अरेंजमेंट का। किसका? सीटिंग अरेंजमेंट का आपको प्रश्न दे रखा है और इस प्रकार के प्रश्न आपको क्या होगा एक प्रश्न देंगे सीटिंग अरेंजमेंट का और उससे रिलेटेड आपको 2 से 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगर आपने इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे से सीटिंग अरेंजमेंट की टेबल बना ली तो 3 के 3 प्रश्न आपके बिल्कुल सही होने वाला। अगर 4 प्रश्न आ गए, अगर 5 भी कभी-कभी क्या होता है एग्जामिनर 5 प्रश्न भी पूछ लेता है तो पाँचों के पाँचों प्रश्न भी आपके सही हो सकते हैं अगर आपने सीटिंग अरेंजमेंट को सही से समझ लिया है और उस प्रश्न को सही से किया तो। यहाँ बोला गया है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9 मित्र हैं। 9 क्या हैं? मित्र हैं और एक भवन में विभिन्न तलों पर रहते हैं। मतलब एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में अलग-अलग फ्लोर में क्या करते हैं? 9 मित्र हैं वो रहते हैं। भूतल क्रमांक 1 है। आपको बोला गया है कि ग्राउंड फ्लोर है वो 1 नंबर है और उसके ऊपर वाला तल 2 नंबर और ठीक उसी प्रकार क्रम बढ़ते हुए सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है वो क्या है? 9 नंबर का। इसका मतलब हुआ कि जो आपके ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग है वो 1 नंबर की है उसके ऊपर 2 नंबर की, उसके ऊपर 3 नंबर, फिर सबसे टॉप वाली जो 9 नंबर पर है, वो 9 नंबर की बिल्डिंग है आपकी, ठीक है ना? चलिए, अब आपको बोला गया है कि जीई के तल के नीचे वाले तल पर रहता है। अब जब अपन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है? सबसे पहले काम आपको करना है सबसे पहला काम आपको क्या करना है? मैं यहाँ से मिट सबसे पहला काम आपको करना है, पहले 1 से लेकर 9 तक की आपको क्या करनी है? 1 से लेकर 9 तक की आपको क्या करनी है? बिल्डिंग बनाओ। 1 से लेकर 9 तक की बिल्डिंग बनाओ। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये वाला ग्राउंड फ्लोर है और ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर है। अब आपको क्या करना है? प्रश्न के अनुसार जैसा-जैसा बोला गया है आपको वैसा-वैसा क्या करना है? उन सबको इस फ्लोर पर बैठाना है। आपको बोला गया है कि जी है वो ई के तल के नीचे वाले तल पर रहता है। इसका मतलब हुआ कि जी वो क्या है ई के जस्ट नीचे बैठता है। जिस फ्लोर पर ई रहता है उसके जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर कौन रहता है? जी। अब अपन जब इस फ्लोर में इसको दोनों को बिठाएँगे तो अभी तक अपने पास कोई कन्फर्म नहीं है कि जी कहाँ बैठा है और ई कहाँ बैठा है। जब तक अपने पास ई की पोज़ीशन नहीं आएगी अपन जी को नहीं बैठा सकते। जी की पोज़ीशन नहीं पता होगी तो ई को नहीं बैठा सकते। तो एक बार अपन यहाँ नोट करके रख लेते हैं। फिर आपको बोला गया है कि सी के तल के नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि जिस फ्लोर पर सी रहता है उसके जस्ट नीचे केवल 2 फ्लोर है और 2 व्यक्ति रहते हैं, उसके अलावा कोई नीचे फ्लोर नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि सी है वो कितने नंबर के फ्लोर पर रहता है? 3 नंबर। अगर मैं इसको 3 नंबर पर बैठा हूं तो इसके जस्ट नीचे कितने फ्लोर बचेंगे? 2 फ्लोर बचेंगे। तो सी कितने नंबर पर आ गया? 3 नंबर पर आ गया। यहां तक कोई डाउट? फिर आपको बोला गया है कि बी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है।
ये हो गया बी और उसके बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। लेकिन हो सकता है ए ऊपर बैठे और बी नीचे बैठे, दोनों पोज़ीशन हो सकती है। दोनों की जगह अपने पास अभी कन्फर्म नहीं है, तो एक बार यहाँ नोट करके रख लेते हैं। फिर आपको बोला गया है कि ए और सी के बीच केवल डी रहता है। ए और सी के बीच में केवल डी रहता है, तो ए और सी एक पोज़ीशन तो ऐसी बन सकती है, फिर सी, ए, डी एक पोज़ीशन ऐसे बन एक पोज़ीशन कौन-सी हो जाएगी? स सी, फिर डी और फिर क्या हो जाएगा ए। दोनों में से कोई भी पोजीशन बन सकती है। एक तो अपने पास ये पोजीशन आ गई, एक अपने पास ये पोजीशन बन गई और एक पोजीशन अपने यहाँ ऐसे बन गई। अब इस तीनों को अपन यहाँ फ्लोर पर इसलिए नहीं बैठा रहे हैं क्योंकि अपने पास अभी तक इनकी कोई भी एक जगह कन्फर्म नहीं है। ठीक है? फिर क्या बोला गया है कि एच है वो आई के तल के ऊपर वाले तल पर रहता है। एच क्या है? आई के जस्ट ऊपर वाले तल पर रहता है। ये लो जी, आई के जस्ट ऊपर वाले तल पर रहता है तो एच ऊपर आ जाएगा और आई नीचे आ जाएगा। ये भी एक पोजीशन आ गई। फिर बोला गया है आपको फिर आपको क्या बोला कि ए है वो क्या है 5 नंबर पर रहता है। यहाँ पर अपने को फिक्स पोजीशन पता चल गई। ए है वो किस फ्लोर पर रहता है? 5 नंबर फ्लोर पर रहता है, तो 5 नंबर फ्लोर पर ए को बैठाओ। ये लो जी ए को बैठा दिया। अब देखो, अब ये वाली पोजीशन ए से रिलेटेड कौन-सी पोजीशन थी? ये वाली पोजीशन थी। ए वाली पोजीशन थी ए और सी और आपको यहाँ पर क्या बोला गया था? ए और सी के बीच में डी रहता है। ये 2 पोजीशन बनाई थी। यहाँ पर कौन-सी पोजीशन बैठ रही है देखो। ये तो बैठ नहीं रही है, तो ये तो कट गई और ये वाली पोजीशन बैठ रही है ए, डी, सी। तो यहाँ पर 4 नंबर पर कौन बैठ गया? डी बैठ गया। 4 नंबर पर कौन बैठ गया? डी, एडीसी पोजीशन अपनी बन गई। चलिए, आगे बोला गया है कि बी है वो 2 नंबर तल पर नहीं रहता है। बी क्या है? 2 नंबर तल पर नहीं रहता है। बी ऊपर वाले किसी फ्लोर पर भी बैठ सकता है, ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये बन गया, ठीक है। एच और आई की अभी तक आई नहीं। फिर बोला गया है आपको, ये वाली तो अपनी कन्फर्म हो गई। एक हो गया एच और आई। फिर बोला गया है कि ई है वो ई डी के ऊपर किसी तल पर रहता है। ई क्या है? डी के किसी ऊपर वाले फ्लोर पर रहता है, अभी तक फिक्स नहीं है। और यहाँ पर देखो, ई है वो डी के किसी और ऊपर फ्लोर पर रहता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा ई और जी को बैठाना है, ठीक है? फिर क्या बोला है कि ई डी के किसी ऊपर तल पर किसी ऊपर वाले किसी तल पर रहता है, ठीक है? अब यहाँ पर आपका देखो कोई और बैठ रहा है क्या? ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति यहाँ बोला गया है कि बी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ए और बी के बीच में यहाँ क्या बोला गया? बी और ए के बीच में कोई 2 व्यक्ति रहते हैं और यहाँ पर बोला गया है कि बी है वो 2 नंबर तल पर नहीं रहता है। इसका मतलब बी यहाँ पर तो आएगा नहीं। बी और ए के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं मतलब एक ये बाँटेगा, यहाँ बैठेगा तो बी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। बी आपका क्या बैठ जाएगा यहाँ पर? 8 नंबर पर कौन बैठेगा आपका? बी बैठेगा। 8 नंबर पर कौन बैठेगा आपका? बी बैठेगा। फिर उसके बीच में 2 व्यक्ति हो गए, यहाँ पर बी नहीं बैठेगा, ठीक है? ई और जी की पोजीशन फिर बोला गया है कि एच आई के तल के ऊपर वाले फ्लोर पर रहता है। एच क्या है? अब देखो एच और आई यहाँ पर किस फ्लोर पर रहता है कोई फिक्स नहीं है अभी तक, ठीक है? सी के तल के नीचे 2 व्यक्ति रहते हैं, ये हो गया जी ई के तल के नीचे वाले। जी है वो क्या है? ई के तल के नीचे वाले फ्लोर पर रहता है। अब जी और ई यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। और फिर यहाँ बोला गया था ये और एच आई के ऊपर वाले तल पर रहता है। एच क्या है? आई के ऊपर वाले तल पर रहता है। एच क्या है? आई के ऊपर तो एच और आई यहाँ बैठ जाएगा। एच और आई में क्या हो जाएगा? एच यहाँ बैठेगा, आई यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है? फिर आपको क्या बोला गया है? 9 नंबर पर एफ है वो शीर्ष तल पर रहता है। एफ क्या है? वो आपका टॉप फ्लोर पर रहता है। ये लो जी एफ यहाँ पर बैठ गया। अब पीछे बचे 2, पीछे बचे 2 तो ये वाली ई और जी की पोजीशन यहाँ पर बैठ जाएगी। ई और जी की पोजीशन आपके यहाँ पर बैठ जाएगी। आपको बोला गया है कि एच है वो किस तल पर रहता है? एच है वो आपका किस तल पर रहता है? आपको इस टेबल जब ये आपकी सीटिंग अरेंजमेंट बन जाएगी, उसके बाद में आपको प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो
1 नंबर पर जी बैठ रहा है, 2 पर ई, फिर 3 पर सी, फिर डी, ए, एच, आई, एच, बी, एफ। आपने पूरी सीटिंग अरेंजमेंट की टेबल बना दी, सबको अच्छे से सेटिंग करके बैठा दिया। अब देखो यहाँ आपको पूछा गया है कि एच है वो किस तल पर रहता है, आपको बताना है कि एच है वो किस तल पर रहता है। तो एच है वो 7 नंबर फ्लोर पर रहता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया है या नहीं आया, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दे दिया है नंबर सीरीज का। और जैसे कि आप सबको पता है कि नंबर सीरीज से अक्सर 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। होते बिल्कुल इजी पैटर्न पर है, बस आपको पैटर्न को समझना है, लॉजिक को समझना है कि इस जो नंबर सीरीज है उसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है, ठीक है ना? देखो यहाँ आपको देखो क्या दे दिया, यहाँ आपको दिया है 12, फिर दे दिया 19, फिर 30, फिर 57, फिर 120 और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। जब सीरीज फटाफट फटाफट आगे बढ़ रही हो, देखो यहाँ से थोड़ी छोटी हुई, बड़ी हुई, फिर थोड़ी और बढ़ गया, फिर ज्यादा बढ़ गया और फिर देखो यहाँ डबल हो गया, यहाँ डबल से भी ज्यादा हो गया। जब भी ऐसी सीरीज आए तो समझना यहाँ पर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ सॉल्व करो। सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका, पहले सब्ट्रैक्शन है, इसका क्या करो, आपस में डिफरेंस निकालो। इसका डिफरेंस निकालो, कितना आया 7। इसका डिफरेंस निकालो, कितना आ गया 11। इसका डिफरेंस निकाला तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 23। कितना आ गया, इसका डिफरेंस आ गया 17। कितना आया डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है मेरे को बताओ, यहाँ पर इसका कितना आ गया, देखो 27 आ गया। किसका आगे, इसका डिफरेंस कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस निकालो, कितना आ गया, देखो 43 ये हो गया और ये कितने हो गए, 63 हो गए। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, ठीक है। अब यहाँ पर वापस डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है, 11 और 27 में जब डिफरेंस निकालो तो कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। कितना हो रहा है, 16। यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे तो देखो 63 में से 27, 13 में से 6 हो गया, 5 में से 2 गया तो कितना हो गया, 5 में से 2 गया तो यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। अब आप यहाँ पर मेरे को यहाँ एक चीज समझ में आई होगी आपको कि यहाँ पर जब अपन ने पहले एक बार सिंगल डिफरेंस निकाला, एक बार हमने क्या किया, सिंगल डिफरेंस निकाला। जब सिंगल डिफरेंस में कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा था तो हमने क्या किया, एक बार और डिफरेंस निकाला। एक बार हमने क्या किया, एक बार और डिफरेंस निकाला। जब एक बार और डिफरेंस निकाला तो हमें कुछ ऐसे नंबर मिले जिसमें कुछ लॉजिक बैठ रहा है। अब लॉजिक क्या बैठ रहा है, देखो 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 4। 4 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 16। 6 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 36। यहाँ पर कुछ समझ में आया, 2, 4, 6। आगे वाला नंबर कौन सा हो सकता है, 8। आगे वाला नंबर क्या होगा, 8। और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। 8 का स्क्वायर होगा 64। देखो यहाँ इसका डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस और ये और ये नंबर जुड़ के ये हो रहा है। तो 63 में 64 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 127 हो जाएंगे। कितने हो गए, 127 होंगे। 127 में क्या करेंगे, 120 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 247 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 247 हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में 247 है वो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको लॉजिक समझना है। जब भी आप, मैंने कहा ना कुछ गुणा हो रहा है तो देखो 2 इंटू 2 हो रहा है, फिर 4 इंटू 4, 6 इंटू 6, तो आगे जाके 8 इंटू आ रहा है। ये लॉजिक कब पता चला हमें, जब पहले एक बार अपने डिफरेंस निकाला, उसके बाद एक बार और डिफरेंस निकाला, तब जाकर हमें पता चला कि यहाँ पर कोई ना कोई नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है और वो कंटिन्यू चल रहा है। 2, 4, 6, 8 ये सीरीज आ गई आपका। यस या नो? चलिए अगला प्रश्न दे दिया। ये देखो, ये वाला प्रश्न बहुत मजेदार है। अक्सर लोग क्या होते हैं, इसको प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं और एग्जामिनर ऐसा प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा एक ना एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देगा। ऐसा इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, सबसे पहला काम आपको करना है, अल्फाबेट टोटल कितने देर के हैं, अल्फाबेट टोटल कितने देर के वो काउंट करो। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। मतलब यहाँ टोटल अपने को अल्फाबेट कितने दे रखे हैं, 24 अल्फाबेट दे रखे। उसमें से कुछ दे रखे हैं और कुछ अपने को क्या करना है, कुछ अपने को अल्फाबेट को यहाँ पर निकालना है, पता करना है कि यहाँ पर कौन सा। देखो
सबसे पहला काम करना है आपको कुछ जोड़े बनाना है यहाँ पर। जोड़ा बनाने का मतलब हुआ 4-4 के भाग में, अगर 4-4 के भाग में डिवाइड हो रहा है तो 4-4 में कर लो। 3 के भाग में डिवाइड हो रहा है तो 3-3 के जोड़े बना लो। 5 के हो रहा है 6 जैसा बन रहा है वैसे। अब यहाँ पर चॉइस हो गए, या तो 6-6 का बन सकता है, या फिर आपके 4-4 का बन सकता है, या फिर 2-2 का बनाओगे तो छोटा हो जाएगा। मैं कोशिश करते हैं, आप कोशिश करना 4-4 के जोड़े बनाओ। जब 4-4 के जोड़े बनाओगे, देखो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर ऐसे क्रॉस कर दो। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर क्रॉस कर दिया। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर क्रॉस हो गया। 1, 2, 3, 4 फिर आपका क्या हो गया, 1, 2, 3, 4 और ये एक जोड़ा बन गया। 4-4 के जोड़े बन गए। 4-4 के जोड़े बनाने का मतलब है, मेन उद्देश्य यहाँ पर क्या है कि जब आप प्रश्न को सॉल्व करोगे ना, जब आप प्रश्न को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर फटाफट आपका लॉजिक समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। अब देखो, अब सॉल्व कैसे करोगे? जैसे ही आप इसको सॉल्व करने बैठोगे ना, देखो n फिर r, यहाँ पर ऐसा कुछ है जहाँ n के बाद देखो, यहाँ पर n के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, t आ रहा है। n के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, t। तो देखो n के जस्ट बाद में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, t। यस या नो? r के बाद में ऐसा कोई है जिसके बाद में r के बाद में कुछ आ रहा है? ये देखो, r के बाद में क्या आ रहा है, e आ रहा है। r के बाद में क्या आ रहा है, e आ रहा है। आप यहाँ पर लिख दो e। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी को कोई डाउट होगा इस प्रश्न। आगे सॉल्व करो। डी के बाद में वी आ गया। वी के बाद में या ए के पहले ऐसा कुछ है? देखो, ए से पहले क्या है, एम। ए से पहले क्या दे दिया, एम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से पहले क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ई से पहले या टी के बाद में कुछ है? देखो, ई से पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, आर। ई से पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यस या नो? बिल्कुल ईज़ी लग रहा है ना? बिल्कुल ईज़ी कॉन्सेप्ट में समझना आप। एम से पहले कुछ या डी के बाद में एम से पहले कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पर देखो एम से पहले क्या दे दिया, वी। यहाँ पर लिख दो वी। टी से पहले या ए के बाद में कुछ दे रखा हो, टी के बाद में, टी से पहले चाहिए, टी से पहले क्या आएगा, एन आएगा। ये देखो एन आ गया। ठीक है ना? टी से पहले क्या आ जाएगा आपका, एन आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। और ए के बाद में एन आएगा। ठीक है ना? अब अपना यहाँ पर बच गए 2 खाली। ई के बाद में क्या आएगा? ई के बाद में देखो क्या दे दिया, डी। ई के बाद में क्या आ रहा है, डी। यहाँ लिख दिया डी। और एम से पहले क्या आ रहा है वो देखो। एम से पहले क्या आ रहा है, वी। ये लो जी वी। हो गई आपकी सीरीज कंप्लीट। बिल्कुल ईज़ी तरीके में और बिल्कुल एररलेस, 1% भी गलती का चांस नहीं रहेगा जब आप इस अप्रोच के साथ इस प्रश्न को सॉल्व करोगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका प्रश्न बिल्कुल करेक्ट होगा और गलत भी नहीं होगा और कम टाइम में आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। अब आपको क्या करना है, जो-जो आपने फिल किए हैं, वो ऑप्शन में मैच करो। देखो टीई तीनों में आ रहा है, ठीक है? टीईएम, टीईएम, आर, फिर आपका वी, फिर आपका एन, फिर आपका डीवी। ये लो जी, पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न दे रखा है आपका किसका, ब्लड रिलेशन का। किसका दे दिया आपको, ब्लड रिलेशन का दिया है और बिल्कुल इजी प्रश्न पूछेगा आपको। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न का स्तर बड़ा हाई लेवल का नहीं होता है, बिल्कुल इजी लेवल होता है, लेकिन कुछ लैंग्वेज ऐसी होगी कि वो आपको घुमाएगा। आप करने बैठोगे तो आपको टाइम लगेगा और मेन उद्देश्य होता है आपका टाइम कंज्यूम करना। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम में कम समय में ज्यादा प्रश्न को करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कितना है विथ एक्यूरेसी। अगर आपको कोई टास्क दिया जाएगा तो आप उस टास्क को कम समय में या उस टाइम के अंदर कितने एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो, बस उसी के लिए, उसी आकलन के लिए ऑनलाइन एग्जाम को शुरू किया था, ताकि आपका क्या हो, टाइम मैनेजमेंट पता चल सके और एक्यूरेसी। यहाँ सारा खेल क्या है, ऑनलाइन एग्जाम में सारा खेल है वो टाइम मैनेजमेंट का। विमल नाम के लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जनित ने कहा, विमल नाम के लड़के की एक तस्वीर है। विमल नाम के लड़के की, ये मान लो कोई एक फोटो है और वो किसकी है, विमल की है। और उसकी ओर इशारा करते हुए जनित कहता है, ये लो जी जनित है। ये जनित क्या है, इस फोटो की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि ये फोटो है वो मेरी पत्नी के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। वो फोटो किसकी है, मेरी पत्नी के भाई। ये लो जी,
पहले तो जनित की पत्नी बनाओ, ये जनित की पत्नी हो गई, ठीक है? ये हो गई जनित और ये होगी उसकी पत्नी। फिर कह रहा है कि मेरी पत्नी के भाई, पत्नी का भाई मतलब ये तो पति-पत्नी हो गए और इसका भाई हो गया ये, ठीक है? फिर बोला है कि मेरी पत्नी के भाई के पिता का मतलब ये लो जी भाई का पिता हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलो। भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो फ़ोटो है वो मेरी पत्नी के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। भाई के पिता का इकलौता पुत्र हुआ इसका मतलब ये अकेला ही एक भाई है। बहनें कुछ और भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन उस लड़की का भाई केवल एक ही है। इस पत्नी का जनित की पत्नी का भाई केवल एक है। अब आपको बोला गया है कि विमल का जनित के ससुर से क्या संबंध है? विमल के वह मेरी पत्नी के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। ये लो जी ये पुत्र है और यही क्या है थी? फोटो थी। यही क्या थी? विमल था। ये विमल था। ये कौन है? विमल जिसकी बात हो रही थी, ये उसकी क्या है? फोटो। इस फोटो की ओर इशारा करते हुए यहाँ समझना एक बार वापस इस दनित ने इस फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह है वो मेरी पत्नी के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। आए समझ में? जनित है वो इसकी फोटो की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि ये जो फोटो है वो मेरी पत्नी के भाई के पिता की इकलौता पुत्र की फोटो है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये जो लड़का है वो क्या है? विमल की पत्नी का सगा भाई है। विमल की पत्नी का क्या हो गया? सगा भाई। आपको बोला गया है कि विमल का जनित के ससुर, जनित का ससुर कौन हो गया? विमल की पत्नी का पिता, मतलब इसका भी पिता हो गया। दोनों के पिता हो गए। अब आपको पूछ रहा है कि इस फोटो वाले से और जनित के ससुर का आपस में क्या संबंध है? जनित के ससुर का जनित के ससुर से उस फोटो वाले का क्या संबंध हो गया? तो ये फोटो वाला इसका क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। क्या लगेगा? पुत्र लगेगा आपका और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ब्लड रिलेशन वाला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर आ गया फिर से आपकी एक सीरीज आ गई। कुछ ऐसा पैटर्न आपको दे दिया और आपको यहाँ पर नेक्स्ट पैटर्न आपको बताना है। अल्फाबेट की एक सीरीज है। अल्फाबेट की सीरीज को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है पहले समझो। देखो यहाँ दिया सबसे पहला काम करना जब भी आप ऐसी सीरीज को सॉल्व करो सबसे पहला काम करना तो क्या देर का एस पहला अक्षर चेक करना एस के बाद में आ रहा है यू कुछ लॉजिक बैठ रहा है एस के बाद में टी को छोड़कर आ रहा है यू यू को छोड़कर फिर वी आ रहा है वी को छोड़कर डब्ल्यू एक्स को छोड़कर वाई तो वाई के बाद में क्या आएगा जेड और जेड को छोड़कर वापस से क्या शुरू हो जाएगी ए ये लॉजिक यहाँ एक लॉजिक हो गया पहला अक्षर अपना क्या होगा ए और ये लॉजिक ए सब में कॉमन है हमने काट दिया फिर दे दिया सी यहाँ पर आया ए इसका मतलब हो गया उल्टा चल रहा पहले एक अक्षर छोड़कर आगे चल रहा था अब एक अक्षर छोड़कर पीछे चल रहा है सी का क्या हो गया ए फिर ए का हो गया डब्लू डब्लू का हो गया वापस क्या हो जाएगा देखो ए का क्या हो गया वाई और वाई का हो गया डब्लू एक्स वाई डब्लू के बाद में क्या हो जाए देखो एस टी यू वी डब्लू मतलब क्या हो जाएगा यू यहाँ पर क्या हो जाएगा एक छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा यू मतलब यू वी को छोड़कर डब्लू एक्स को छोड़कर वाई वाई फिर जेड को छोड़कर ए बी को छोड़कर यहाँ हो गया सी यस या नो फिर अगला ऑप्शन चलो आर आर के बाद में एस को छोड़कर यहाँ पर क्या आ रहा है टी यू को छोड़कर आ रहा है वी डब्लू को छोड़कर आ रहा है एक्स तो वाई को छोड़कर क्या आ जाएगा जेड ये जिस ऑप्शन में है वो चेक करो देखो इसमें है नहीं वाई आ गया तो ये तो हो गया कैंसल तीनों में कॉमन आ गया देखो इसमें भी नहीं इसमें भी वी है तो ये भी आपका कैंसल हो ए और डी में आपका बचा है इसमें जेड है और इसमें अब सारा खेल आ गया जिसमें जी और एफ अब देखो एन एन का फिर वापस रिवर्स चल रहा है एन के बाद में क्या हो गया एल आ रहा है एल एम एन जे के एल तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ जी एच यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ फिर जी को छोड़कर एच आई को छोड़कर जे के को छोड़कर एल और एम को छोड़कर क्या हो गया एन हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ आ जाएगा क्या आ जाएगा ई एफ फिर जी और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एफ
एफ आएगा तो जी को छोड़कर एच हो जाएगा, जिसमें एफ है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में सबसे पहला काम आपको करना है कि आप पहले लेटर को चेक करना। आपको सबसे पहला काम करना, पहले लेटर को चेक करो सबके और उनमें कॉमन को देखो कि यहाँ पर कोई लॉजिक बैठ रहा है क्या? फिर दूसरा, जब आपको पहले अक्षर में कोई लॉजिक मिले तो समझ लेना कि दूसरे अक्षर में भी कुछ लॉजिक होगा, तीसरे में भी लॉजिक होगा और चौथे में वही सेम लॉजिक होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न आपका दे दिया फिर से कोडिंग डिकोडिंग का। किसका दे दिया आपका? फिर से कोडिंग डिकोडिंग का दे दिया और आपको बताना है। देखो यहाँ पर क्या दिया आपको? यहाँ पर दिया 10 एट द रेट 6 भाग 9 मतलब हैज 9 बराबर 51। मतलब एक ऐसी इक्वेशन है, इसमें आपको क्या करना है, कुछ इन साइन का जो मतलब है वो एक कॉमन मतलब होगा जो सब में फॉलो होगा। देखो एट द रेट हैज आ रहा है, एट द रेट हैज बराबर एट द रेट हैज बराबर एट द रेट हैज बराबर। आपको इस पैटर्न को पहले समझना है कि जोड़ बाकी गुणा भाग में से कौन से दो साइन है वो यहाँ लॉजिक बैठ रहा है और उसका आंसर मतलब इन दोनों को आपको जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करके आपको कौन सा उत्तर लाना है, 51 लाना है। 10 एट द रेट 6 हैज 9 और बराबर 51 आना चाहिए। मतलब एट द रेट और हैज की जगह ऐसे कोई भी दो साइन ले लो कि उसको जब आप रखोगे तो सॉल्व करने के बाद में 51 आना चाहिए। देखो जोड़ बाकी करेंगे तो होगा नहीं, जोड़ करो तो 10 और 6 16 और 9 कितने हो गए 25। नंबर कुछ बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ गुणा भाग तो करना पड़ेगा, गुणा भाग माइनस कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं देखो 10 इंटू 6 करता हूं तो कितने हो गए 60 और यहाँ पर क्या आ रहा है 51। मैं अगर 9 माइनस कर देता हूं तो कितना हो गया 51। यस या नो? मेरे को कमेंट करके बताना कि कुछ समझ में आया है या नहीं। आपको क्या करना है, इन दोनों की जगह कुछ ऐसे साइन रखने हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग में से आप कोई भी दो आपको क्या करना है, सिंबल यूज करना है, दो साइन यूज करके आपको सोल्व करना है। हमने पहले गुणा रखा तो 10 इंटू 6 हुआ तो 60। हमें पता था कि हमें लाना है क्या 51 आना चाहिए और यहाँ 9 आ रहा था, इसका मतलब 60 में से मैं 9 माइनस करूंगा तो 51 हो जाएगा। ये का ये लॉजिक इसमें बैठाओ, ये तो हो गया एक। चलो ठीक है। फिर 4 एट द रेट 3 हैज 5 बराबर 7 आना चाहिए। ये लो जी, 4 इंटू 3 और फिर आप करो -5 आना चाहिए 7। 4 इंटू 3 कितने हो गए 12। 4 इंटू 3 कितने हो गए आपके 12 हो गए। 12 में से 5 किया तो कितना हो गया 7। यहाँ पर भी बिल्कुल लॉजिक सेम बैठ रहा है। यहाँ पर भी आपका क्या है, बिल्कुल सेम लॉजिक बैठ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसा आपने पहले वाले में पैटर्न को फॉलो किया वही सेम टू सेम हो रहा है, तो वो सॉल्व करना है। 4 एट द रेट 6 है 8 बराबर में आपको बताना है कि कितना आएगा। 4 इंटू 6 माइनस 8 करो कितना आएगा। 4 इंटू 6 किया तो 24 माइनस 8 किया तो कितना हो गया 16। जिस ऑप्शन में 16 है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी हमारे यहाँ पर क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो लास्ट 9वां प्रश्न दे रखा है, लास्ट क्या सेकंड लास्ट दे रखा है। 9वां प्रश्न क्या दे रखा है, 70 भाग 3 गुणा 7 प्लस 50 माइनस 10 बराबर 70। आपको क्या करना है कि कोई दो चिन्ह आपस में चेंज करके इस इक्वेशन को सटीक बैठाना है। इस इक्वेशन को क्या करना है, बराबर में आपका 70 आना चाहिए। उससे पहले आपको कुछ भी जोड़ बाकी गुणा भाग की जगह कुछ भी दो सिंबल है वो आपस में चेंज करना। आपस में कैसे, अगर आप भाग और गुणा को आपस में चेंज करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भाग लिखोगे फिर आप यहाँ लिखोगे गुणा। अगर भाग और प्लस को चेंज कर रहे हो तो ये इसकी जगह आएगा और ये इसकी जगह जाएगा। इस प्रकार से आपको सिंबल आपस में चेंज कर सकते हो, लेकिन आपका उत्तर आना चाहिए 70। 70 उत्तर आना चाहिए। जिस सिंबल को चेंज करने से 70 उत्तर आ जाएगा, आपका वो ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों को हमेशा ऑप्शन से करना चाहिए, ना कि अपना दिमाग लगाकर। लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है। चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन रखो, अगर उसकी जगह सेट हो रहा है तो ठीक है, फिर दूसरा रखो, तीसरा रखो या चौथा रखो। पहला ऑप्शन रखते हैं, गुणा और भाग को रखते हैं। गुणा और भाग को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, 70 गुणा और भाग को चेंज करेंगे तो गुणा आ जाएगा 70 इंटू 3 और फिर आ गया भाग 7, फिर प्लस बाकी वाले चिन्ह ऐसा का ऐसा रहेगा और आपका 70 आना चाहिए। ठीक है, बराबर में आपका क्या आना चाहिए
70 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करो। देखो 70 गुणा 3 भाग में 7 है तो बटा में 7 आ जाए। 3 में क्योंकि 7 का भाग 3 में तो जाता नहीं है। 7 का भाग 3 में जाता नहीं है, इसका मतलब 3/7 हो गया, प्लस का 50 माइनस का 10 बराबर होना चाहिए क्या? 70। 7 का भाग 70 में कितनी बार गया? 10 बार। 10 इंटू 3 प्लस 50 माइनस 10 बराबर क्या होना चाहिए? 70। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? 7 का भाग 3 में देना था। 7 का भाग किसमें? 3 में देना था, तो 3 ऊपर लिखा, 7 नीचे रखा, प्लस का प्लस, बाकी सारा का सेम 70 इंटू इसको चेंज किया। 7 का भाग 70 में 10 बार चला गया, 10 लिख दिया और 3 बच गए 3, प्लस का प्लस 50 माइनस 10 बराबर 70 हो गए। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करो। 10 इंटू 3 किया तो कितना हो गया? 30 प्लस 50 माइनस 10। देखो 30 और 50 कितने हो गए? 80 माइनस 10 बराबर कितना हो गया? 70। मतलब यहाँ पर 70 और ये 70 आपस में बराबर मैच हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा तो पहला ऑप्शन ही क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको क्या करना है? इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है। जिस दिन आपने इस प्रकार की अप्रोच को सॉल्व इस प्रकार के अप्रोच को आपने एग्जाम में फॉलो करना शुरू कर दिया, मतलब कम समय में विद एक्यूरेसी के साथ आप उसको क्या कर सकते हो? करेक्ट कर सकते हो। चलिए, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न दे रखा है कि नीचे चार संख्याएं तरह का मतलब तीन संख्याएं दे रखी है अलग अलग, जिसमें से तीन किसी प्रकार सेम है और एक भिन्न है। उस संख्या को आपको चुनना है जो भिन्न है। मतलब ये सेम का सेम एनालॉजी वाला हो गया। जिस प्रकार से हमने पहला प्रश्न सॉल्व किया था, उसी पैटर्न को समझते हुए यहाँ पर अपने को क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। ठीक है, करो, सॉल्व करते हैं। पहला दे दिया आपको, देखो पहला दिया है 21 माइनस 51 माइनस 36। यहाँ पर आपको क्या दिया है? ये। ठीक है, अब इसको देखो, 21 माइनस 51 माइनस क्या, 21 51 36, ये माइनस नहीं है। 21 51 36 तीन जोड़े दे रखे हैं संख्याओं के, तीन नंबर दे रखे, 21 दिया, 51 दिया, 36। इन तीनों में आपस में कुछ ऐसा एक लॉजिक बैठ रहा है। तीनों का क्या आपस में कुछ लॉजिक बैठ रहा है? वो का वो दो और में बैठ रहा है, दो ऑप्शन और है उसमें बैठ रहा है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें वो लॉजिक नहीं बैठेगा। आपको बताना है कि वो ऑप्शन कौन सा है। देखो यहाँ लॉजिक कैसे बैठाओगे? देखो 21 का 51 हो रहा है, कितना ऐड हो गया? 30 ऐड हो गया। कितना ऐड हुआ? प्लस का 30 हो गया। ठीक है, 51 से फिर 36 हो गया, 51 से फिर 36 हुआ, इसका मतलब कुछ माइनस हुआ, और माइनस कितना हो गया? 15। माइनस कितना हुआ? 15 माइनस हो गया। ठीक है, ओके। दूसरा वाला ऑप्शन चेक करो। दूसरा वाला ऑप्शन 14 44 29, 14 44 और 29। 14 का 44 हो रहा है, कितना ऐड हुआ? 30 ऐड हो गया। 44 का 29 हो रहा है, कितना कम हो गया? 15। यहाँ समझ में कुछ आया कि नहीं आया? आपस में इन दोनों में क्या लॉजिक बैठ रहा है कि एक बार तो प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। प्लस का 30 हुआ, माइनस का 15 हो गया, फिर प्लस का 30 हुआ, माइनस का 15। पहला और दूसरे ऑप्शन में तो लॉजिक बैठ रहा है। तीसरा ऑप्शन चेक करो। तीसरा ऑप्शन क्या है? 29 माइनस 44 माइनस 14। देखो यहाँ पर कितना हो रहा है? प्लस का 15 हो रहा है। यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है? प्लस का 15। और यहाँ पर कितना हो गया? माइनस का 30 हो गया। यहाँ पर लॉजिक क्या बैठ रहा है? यहाँ उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ 30 ऐड हो रहा था, यहाँ ऐड कितना हो रहा है? 15। यहाँ 15 माइनस हो रहा है, जबकि यहाँ पर माइनस क्या हो रहा है? 30। यहाँ पर अपने को ये वाला ऑप्शन तो डाउट में लग रहा है कि हो सकता है तीसरा ऑप्शन पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन चौथा ऑप्शन अगर उस पैटर्न को फॉलो कर लेगा तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चौथा क्या दे दिया आपका? 36 माइनस 66 माइनस 51। देखो 36 से 66 हुआ, प्लस का कितना हो गया? 30। 66 से फिर 51 हुआ तो कितना कम हो गया? माइनस का 15। तो यहाँ पर ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न तो तीन सेम हो गए। मतलब ये वाला जो पैटर्न फॉलो कर रहा था वो 2 नंबर भी कर रहा है और 4 नंबर कर रहा है, लेकिन 3 नंबर है वो फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो 10 प्रश्न आपको इस क्लास में सोल्व कराए हैं,
बिल्कुल, एग्ज़ाम में आपको ऐसे के ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको और आप सबको पता है कि मैं जो आपको प्रश्न करा रहा हूँ, वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। आप जब 14 नवंबर को एग्ज़ाम होगा, आप पहली शिफ्ट में जाके चेक कर लेना कि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हैं या नहीं आए। ठीक है ना? चलिए। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपका जो टेलीग्राम ऐप है, उस टेलीग्राम ऐप में जाकर आपको शिक्षा गुरु सर्च करना। आपको क्या सर्च करना है? शिक्षा गुरु या शिक्षा गुरु 1 लिखोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, एक इस प्रकार के लोगों के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल दिखेगा। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पर डेली आपको क्या डेली प्रैक्टिस के लिए क्यूज़ मिलेगी, करंट अफेयर की पीडीएफें मिलेगी और भी बहुत सारी शिक्षण सामग्री, लेटेस्ट भर्ती के अपडेट वगैरह सारा कुछ मिलेगा। तो आपको एक काम करना है, शिक्षा गुरु के टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, ठीक है ना? चलिए, हमारी एक एप्लीकेशन भी है, हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना, जहाँ पर आपको डेली क्या मिलेगा, डेली क्यूज़ मिलेगी, करंट अफेयर की क्यूज़ मिलेगी, वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, ऑल इंडिया की टेस्ट है, फ्री में मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, फ्री में आपको क्या है, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और जल्दी आपके वीडियो लेक्चर भी शुरू होने वाले हैं। जल्दी आपके वीडियो लेक्चर कोर्स भी आपके उस ऐप में अवेलेबल हो जाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।